जी पेज नंबर 4 हमने बात की थी कि पॉइंट 1 पे उंगली रखें सेक्शन 40 के, बोले अदर सोर्स में सारे खर्चे माइनस अदर सोर्स में रेवेन्यू खर्चे माइनस करने की इजाजत है। इन कंप्यूटिंग द इनकम अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आर डिडक्शन शेल बी अलाउड। मैंने यहां कहा था डिडक्शन के साथ लिख लें रेवेन्यू एक्सपेंस। कनेक्ट नहीं हुआ हो गया उधर से। जी अरसलान देख के ओके कर दो। ओके कल वाली बात रिवाइज करें 41 अदर सोर्स में रेवेन्यू खर्चे माइनस करने की जाते हैं, लेकिन अगली लाइन पढ़ें हाउ एवर नो डिडक्शन। नो डिडक्शन से मुराद है मेरे भाई नो डेप्रिसिएशन डिडक्शन। हाउ एवर नो डेप्रिसिएशन डिडक्शन विल बी अलाउड फॉर एन एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर। लेकिन कैपिटल नेचर के खर्चे की डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत नहीं है। पॉइंट 2 काट दें, इसको तो छोड़ दें, काट ही दें। ओके पॉइंट 3 में ये बताया था आपको कि अदर सोर्स कमाने के लिए अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग को प्लांट एंड मशीनरी के साथ किराए पे दे दें तो फिर ऐसी सूरत में आपका फैक्ट्री के प्लांट भी डेप्रिशिएट कर रहा होगा, बिल्डिंग भी वैल्यू लूज करी होगी, तो फिर आपको उधर डेप्रिसिएशन की इजाजत है। तो पेज नंबर 1 पे आए। ए बी सी 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 डी ई एफ एफ ए जी एच आई जे के एल एल ए, इन सारे पॉइंट्स में से किसी के लिए भी आप फिक्स्ड एसेट खरीद लें तो फिक्स्ड एसेट को डेप्रिशिएट करने की इजाजत नहीं है, सिवाय एफ के लिए अगर आप फिक्स्ड एसेट खरीद लें तो डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत है। तो मुनासिब है कि पेज 2 पे भी जाके पॉइंट एफ के साथ लिख लें डेप्रिसिएशन इज अलाउड। डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत है। ओके 40 का 4 इसकी हेडिंग है इनएडमिसिबल डिडक्शंस। कौन से खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है? पेज 4 40 का 4 कौन से खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है? Any expense which is allowed as reduction under another head will again not be allowed under this head. कैपिटल गेन में आपने कमीशन पे किया, यहां भी माइनस हो सकता है। क्यों? क्योंकि कैपिटल गेन में माइनस हो गया, तो एक खर्चा दो जगह माइनस नहीं हो सकता। ये लॉजिकल बात थी, पता नहीं लॉ मेकर ने क्यों की। ये बात कैपिटल गेन में भी लिखी हुई थी वैसे। Any expense which is allowed as expense under another head will again not be allowed under this head. वो इस हेड में दोबारा माइनस नहीं हो सकता। पॉइंट 5 अच्छा अदर सोर्स कमाने के लिए अगर आपने कोई ऐसा खर्चा किया जिसकी नेचर में मसला है तो वो भी माइनस करने की इजाजत नहीं। किन खर्चों की नेचर में मसला है उसके लिए वेट करें बिजनेस के चैप्टर का। बिजनेस का चैप्टर जब आएगा तो हम एक सफ़ा पढ़ेंगे, उस पर लिखा होगा अगर खर्चे कैश में पे कर दें गवर्नमेंट माइनस नहीं करने देती, अगर गवर्नमेंट को फाइन पे कर दें गवर्नमेंट माइनस नहीं करने देती, अगर खर्चे टैक्स काटे बगैर पे कर दे गवर्नमेंट माइनस नहीं करने देती। ये सारी तफसीलात बिजनेस के चैप्टर में लिखी हुई हैं। हाँ अदर सोर्स के चैप्टर ने पॉइंट 5 में रेफरेंस दे दिया, कहते बिजनेस का चैप्टर जब आप पढ़ोगे ना उसमें एक सेक्शन होगा 21, वहां एक लिस्ट दी होगी इन खर्चों की नेचर में मसला है। अगर उन जैसा खर्चा आपने अदर सोर्स में भी कर लिया तो माइनस करने की इजाजत नहीं है। The expenses which are not allowed as reduction under the head business, वो असल में बिजनेस के खर्चे नहीं है, वो जनरल खर्चे होंगे जो हर जगह चल जाया करेंगे, लेकिन वो माइनस करने की इजाजत नहीं है एज पर सेक्शन 21, वो बिजनेस का चैप्टर है। The expenses which are not allowed as reduction under the head income from business will also not be allowed as reduction under the head income from, वो अदर सोर्स में भी माइनस करने की इजाजत नहीं है। ओके
पेज नंबर 2। पॉइंट LA, ये पॉइंट LA में ढूंढने, फ्रेंड किधर आ रहा है? फ्रेंड नहीं है ना फ्रेंड? अच्छा, फ्रेंड कहीं नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये नया कॉन्सेप्ट आया लॉ में, ये जरा अटेंटिवली समझना है। मिस्टर इमरान, नहीं वो कोई और इमरान था मेरे ज़हन में, मैंने आपको बताया नहीं। अच्छा चलो, मिस्टर काम received following gifts, इसने ये गिफ्ट्स रिसीव किए ऑन 1 सितंबर 2010। 5 तोला गोल्ड और 3, चलिए पेंटिंग कर लेते हैं, पेंटिंग फ्रॉम फ्रेंड, फ्रॉम सिस्टर। ओके, 1 सितंबर को, जिस दिन फेयर वैल्यू थी 5 तोले सोने की, 2.5 लाख कर लेते हैं, 2.5 लाख। और ये पेंटिंग नहीं, ये पेंटिंग आ था 3 लाख। ओके, ही सोल्ड बोथ ऑन 31 मार्च 2011 फॉर ₹290,000 and $310,000 respectively. Okay. Now the question is कि ये 2 अलग अलग इवेंट्स हैं, ये 2 अलग अलग इवेंट्स हैं। ये इवेंट नंबर 1 है और ये डिस्पोजल क्या है? इवेंट नंबर 2। मेरे भाई, जब भी कोई कैपिटल एसेट बिकेगा ना, तो याद रखिएगा डिस्पोजल का गेन कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के चैप्टर में। लेकिन अगर कोई कैपिटल एसेट या कोई भी एसेट गिफ्ट मिलेगा, रिसीव्ड गिफ्ट, तो भी ये मुफ्त में नहीं मिल गया, तो भी ये मुफ्त में नहीं मिल गया। ओके, अब जरा सोचिए थोड़ा सा, इस बंदे को, मैं फ्रेंड वाली की बात करता हूं, इस बंदे को 5 तोले सोने ने कितना फायदा दिया 30 जून 11 पे खड़े होके? 30 जून 11 पे खड़े होके 5 तोले सोने ने 2,90,000 का फायदा दिया, क्योंकि इसे मुफ्त में मिला था। इसे किसमें मिला था? मुफ्त में मिला था। जिस दिन तोहफा मिला उस दिन बाजार में कितने का था? 2.5 लाख का। 40,000 का प्रॉफिट आया और कितने का बेच दिया? 290 का। लेकिन अगर ये 30 जून 11 की रात को खड़ा हो तो ओवरऑल गेन इसका कितना है? ओवरऑल गेन 290। उसमें कितना गिफ्ट की मद में मिल गया था? 250। और कितना अपने पास रखने की वजह से मिला? 40। ठीक है। अच्छा, इसी तरह सिस्टर से गिफ्ट की तरफ आए, कितना तोहफतन मिल गया, फिर अपने पास रखता रहा, कितना कीमत बढ़ने की वजह से मिला? अब याद रखिएगा, जो मिलने का गेन है वो अदर सोर्स में जाता है, और जो बिकने का गेन है वो तो पढ़ा है, पता है आपको। जो मिलने का गेन है वो, और जो, लेकिन मिलने के गेन में रिलैक्सेशन है।
मिलने के गेन में ये रिलैक्सेशन है कि जो सिस्टर से मिला, ब्रदर से मिला, फादर से मिला, जो भी नाम लिखे हुए यहाँ, अगर इन लोगों से मिला तो फिर मिलने का गेन माफ है, ताकि फैमिली गिफ्ट्स डिस्करेज ना हो, वरना फैमिली गिफ्ट्स भी डिस्करेज हो जाने थे। इसमें ऐसा होता। तो फैमिली गिफ्ट्स को डिस्करेज नहीं किया लॉ मेकर ने, उसने उनको बरकरार रखा। उसने कहा कोई मसला नहीं, तोहफा देते रहें, लेकिन ये तोहफा, कहते हैं ये कोई चक्कर है, ये तोहफा, ये मैं नहीं मानता, ये पता नहीं क्या चक्कर है। तो ये तोहफा तो समझ आता है, ये तोहफा तो समझ आता है, बट इस तोहफे की समझ नहीं आती। तो ये जो पॉइंट है ये हमें बताने लगा है तोहफों पे भी टैक्स लगेगा। आज से पहले ये पॉइंट नहीं था, इस दफा पहली दफा आया, पेपर में भी आ सकते हैं। ये पॉइंट हमें बताने लगा है तोहफों पे भी टैक्स। वो तोहफा मिलने पे लगेगा, बेचने पे तो वो हमने पढ़ा था, फादर ने ज्वेलरी गिफ्ट की थी, वो बिकने पे तो हमें पता लगेगा। ये सेक्शन क्या बताने लगे, मिलने पे भी टैक्स लगेगा। ये क्या बताने लगे, मिलने पे भी टैक्स लगेगा, बिकने पे तो लगेगा ही लगेगा। आप मान रहे हैं कि उसको टोटल गेन 2,90,000 का हुआ है सोने से, और ये भी मान रहे हैं कि उसमें से 2.5 लाख तो मिलते ही गेन आ गया था और बाकी गेन रखने की वजह से आया। ओके, अब आप मुझे बता दें, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, अदर सोर्स में रिलैक्सेशन बता दें क्या है। अगर ये फैमिली के बंदों से मिल जाए, फैमिली में लफ्ज बोलना है, वैसे ये 4-5 नाम याद रखने हैं, अगर इन 4-5 लोगों से मिल जाए तो अदर सोर्स में नहीं डालेंगे, वरना अदर सोर्स में डालेंगे। अब मुझे सोल्यूशन बनवा दें, उम्मीद है माइंड में आपने सोल्यूशन बना लिया होगा जी। मिस्टर, अच्छा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, फॉर्मेट में तो सारी चीजें लिखा करें। गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड और गिफ्ट फ्रॉम सिस्टर, मिला इसलिए मैं बोल रहा हूं गिफ्ट का लफ्ज। कितना, 250 नहीं, यही तो बताया, 0 जाएगा। सिस्टर इसको रिलैक्स कर रहा है, फैमिली गिफ्ट्स को इनकरेज कर रहा है। इनकम फ्रॉम, अब मैं गिफ्ट का नहीं लिखूंगा, डिस्पोजल ऑफ गोल्ड और डिस्पोजल ऑफ पेंटिंग। जी, गोल्ड क्या है, पर्सनल मूवेबल, लेकिन एक्सेप्शन में है इसलिए कैपिटल एसेट है। पेंटिंग क्या है, लेकिन ओके, डिस्पोजल ऑफ गोल्ड बोले 290,000 कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट। कॉस्ट में एक बात बताई थी, अगर कोई चीज गिफ्ट में मिले तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट तो 0 होती है, लेकिन एज्यूम्ड कॉस्ट क्या होती है, फेयर मार्केट वैल्यू 250,000। अच्छा, कैपिटल गेन में ऐसी कोई रिलैक्सेशन नहीं है। कैपिटल गेन में तो अब आपको सिस्टर से भी पेंटिंग मिली तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि अब सिस्टर वाला ताल्लुक नहीं रहा, अब तो पेंटिंग आपके पास पड़ी हुई है, अब तो आपने अपना एसेट बेचा है, अब इसका कोई ताल्लुक नहीं रहा कि सिस्टर से मिला था, बस जिस दिन मिल गया उसी दिन सिस्टर से मिला 3 लाख का। आज के बाद जब आप बेचें तो ये तो आपकी अपनी पेंटिंग थी, तो आप अपनी पेंटिंग 3 लाख वाली 310 में बेचा है, तो इट हैज नथिंग टू डू विद द सिस्टर रिलेशन। तो इसलिए आपने खुद अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन लेके बेचा, तो इसलिए इस गेन पे आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। वो जो रिलेशन की वजह से था वो सिर्फ माफ हुआ था, ये तो बाजार में बेच के आपने पैसे कमाए हैं जी। 75% करना है। होल्डिंग पीरियड लेस देन 1 ईयर, 75% नहीं करना, होल्डिंग पीरियड लेस देन जी। सब टोटल कर दिया करें ना हर हेड का, 3 लाख। ये इसकी इनकम है साल, ज़कात वगैरह इसमें से माइनस करेगा, ये इसकी इनकम निकल आएगी। हाँ जी, दोनों की अलग अलग। पहले जरा लेफ्ट साइड पे रखें, क्वेश्चन नोट कर लेने। लेफ्ट साइड पे 1-2 मिनट के लिए रखें, क्वेश्चन नोट करने दें। जल्दी करेंगे आप लोग, क्वेश्चन नोट करें। भाई आगे आ जाओ ना, इस रो में आ जाओ, ब्लैक शर्ट, इसी में आ जाओ, इसी में आ जाओ, ठीक है, नहीं इसी में आ जाए।
क्वेश्चन की वर्डिंग वगैरह बना देना, इवेंट 1 और 2 टाइप में करना। मिस्टर कामरान शुक्रवार फॉलोइंग डेटा नीचे पढ़ें जी पॉइंट एल एनी अमाउंट or fair market value of any property received without consideration. Without consideration का मतलब क्या होता है? Received as gift. भाई जब पढ़ाया जा रहा हो वो ही मतलब है ना, आगे लिखा हुआ है और received as gift. Without consideration पैसे दिए बगैर चीज मिली है. An amount or fair market value of any property received without consideration or received as gift. ये किस साइड में जाएगी? Other source. Received as gift कहाँ जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. However, if the gift is received from दादी अम्मा, दादाबू, नानी अम्मा, नानाबू, पेरेंट्स, अब्बू, अम्मी, स्पाउस, बीवी के लिए शौहर, शौहर के लिए बीवी, इंटरचेंजेबली यूज होता है आपको पता है. ब्रदर, भाई, सिस्टर, बहन, पुत्र, बेटी, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. फिर ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं जाएगा.
ऐसा नहीं होगा बेटा बाप के लिए, अबू मैं आपके लिए घड़ी लाया हूँ, कमिश्नर के अच्छा घड़ी लाया कितने की है, नहीं भाई रिलेशंस में गिफ्ट देने की इजाजत है। तो किससे मिला हुआ गिफ्ट अदर सोर्स में जाएगा? नहीं, फ्रेंड कहां लिखा हुआ है? अदर देन दीज पर्सन्स। और अगर चाचू ने दिया, सगे चाचू ने, बिल्कुल ये अब्बू के भाई वाले चाचू, सगे चाचू, फिर भी जाएगा। क्यों? क्योंकि चाचू ना ग्रैंड पेरेंट है, ना पेरेंट है, ना बीवी है, ना भाई है, ना नहीं, अब क्या मतलब, मैं तो इसी तरह समझाता हूं, ना बहन है, ना बेटा है, ना बेटी है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन आपके जहनों में आनी है कि अंकल से गिफ्ट मिला उसको क्या करेंगे, तो भाई अंकल तो इनमें से किसी कैटेगरी में नहीं फॉल करते। ओके जी, हाँ ज्वेलरी में ठीक है, ज्वेलरी में आ जाएगा, कोई हर्ज नहीं उसमें, अल्टीमेटली उसकी ज्वेलरी बनती है। अच्छा जी, अब आप आए क्वेश्चन नंबर 4, पेज 4 पे। मिस्टर अनिल इज कंस्ट्रक्टिंग हिज हाउस, चलो अल्लाह बरकत दे तुम्हारे घर में, एंड फॉर द पर्पज ऑफ मीटिंग कंस्ट्रक्शन के खर्चे पूरे करने के लिए ही इंटेंड्स टू टेक अ जाती लोन, वो लोन लेने गया 5 लाख का फ्रॉम कामी हु इज इन द बिजनेस ऑफ मनी लैंडिंग, जो लोगों को पैसे उधार में देता है। ही हैज बीन एडवाइज्ड बाय वन ऑफ हिज फ्रेंड, उसका एक दोस्त उसे मिला, दैट सच अ लोन, कि ये वाला लोन मे बी इंक्लूडेड इन हिज इनकम, ये लोन कभी कभी इनकम में चला जाता है। वो दोस्त कभी सीए कर रहा था जिंदगी में, तो ऐसे ही उसको याद आया, एक दिन क्लास में हमने पढ़ा था लोन भी कभी कभी इनकम में चला जाता है। उसने कहा लोन, मैंने सुना था क्लास में, एक दिन हम बैठे हुए थे, 9:29 हुए थे, मैंने सुना था कि लोन कभी कभी इनकम में चला जाता है अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस, कभी कभी। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज, थोड़ा सा हंसे, देखे ना सवाल में वो लतीफा भी सुना देते हैं आपको, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज, यानी आपसे एडवाइस मांग रहे हैं। चलें, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज, आप जरा एडवाइस दे दें अगर है माशाल्लाह, तो मिस्टर अनिल को अबाउट द सर्कमस्टांसेस अंडर विच लोन में बी इंक्लूडेड इन हिज इनकम। लोन इनकम बन जाता है, जरा उससे बता दें कब लोन इनकम बन जाता है। नहीं एक बार याद रखिएगा, आपने हमेशा लॉ की लैंग्वेज लिखनी है। आप जाएं पॉइंट 2 में जाके लफ्ज ढूंढें, पेज 2 पे पॉइंट 3 सफ़े के एंड पे है, तो पेज 2 पे पॉइंट 3 में लोन का लफ्ज लिखा हुआ है, लेकिन कैश का लफ्ज कहीं नहीं लिखा हुआ। ये बिल्कुल आप गलत बताया कि कैश में लोन लो, पेपर में सॉल्व करने का ये तरीका नहीं होगा। आप पॉइंट 3 पे रहे, मैं बताता हूं कैसे सॉल्व करना है। आप क्या लिख के आएंगे पेपर में, कुछ नहीं लिखने की जरूरत। एनी अमाउंट रिसीव्ड एज लोन बाय अ पर्सन इन अ टैक्स ईयर फ्रॉम एन अदर पर्सन, उसका दोस्त बैंक नहीं है, लोगों को लोन देता रहता है, वैसे उसने लिखा हुआ है लेकिन बैंक नहीं है, इसलिए लोन आपको कंप्लाइंस में लेना चाहिए। अदरवाइज देन बाय क्रॉस चेक और अदरवाइज देन बाय बैंकिंग चैनल शैल बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इतना सा लिख के, कैश का लफ्ज नहीं लिखना, इतना सा लिख के फिर कंक्लूजन क्या लिखना है वो लिख लें आगे। देयरफॉर इन लाइट ऑफ अबव प्रोविजन, ये जो मैंने ऊपर प्रोविजन लिखी है इसकी बत्ती में, देयरफॉर इन द लाइट ऑफ अबव प्रोविजन इफ अनिल, पहले लॉ की प्रोविजन लिखनी है, इफ अनिल if Anil obtains loan otherwise then by cross check or banking channel, if Anil obtains loan otherwise then by cross check or banking channel, लेकिन बैंकिंग चैनल के साथ एक और लफ्ज पे लिखा हुआ है, फ्रॉम पर्सन होल्डिंग एनटीएन, otherwise then by cross check or banking channel from person holding NTN, it will be his income from other source। लिख लिया आपने भाई, लिख लिया ना, बहुत अच्छा किया। It will be his income from
अदर सोर्स, ये उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगी। ये आपने उसे एडवाइस दे दी है कि इसके अलावा लोगे। देखिए अब आपने पता क्या लिख के आना था, आपने ये लिख के आना था, ये दें सफा, आपने ये लिख के आना था गलती से, देयरफॉर इन द लाइट ऑफ अबव प्रोविजन इफ अनिल ऑब्टेन्स लोन इन कैश इट विल बी हिज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, आपने ये लिख के आना था। हालांकि ये गलत बात है, जो लॉ की लैंग्वेज है वो लिखनी है, ना कि हाँ वो जो कैश में लोन लिया वो तो न्यूमेरिकल्स के लिए समझाया गया था, बात आपकी ठीक थी, लेकिन लॉ की लैंग्वेज इसमें यूज नहीं हो रही थी। ओके, टेस्ट आपका कैपिटल गेन प्रॉपर्टी अदर सोर्स में से होगा। हाँ जी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी बैंक ही होते हैं, आपके स्कोप में इससे आगे की बात नहीं। अगर लफ्स आएगा तो बैंक का लफ्स आएगा, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, बैंक ही होते हैं बस वो। आ जाए भाई, जिस चैप्टर का इंतजार था, टैक्स क्रेडिट्स, टेस्ट कैपिटल गेन प्रॉपर्टी अदर सोर्स में से होगा। हाँ, पिछला टेस्ट अभी मंडे को बांटेंगे ना, तो फिर उसमें देखेंगे जो इश्यूज है। ओके, पेज नंबर 1, टैक्स क्रेडिट्स। जी, पहले सेक्शन का नंबर बताएं, नंबर, नाम, दूसरे सेक्शन का नंबर बताएं, नाम। पहला टैक्स क्रेडिट है चैरिटी देने पे, दूसरा टैक्स क्रेडिट है शेयर्स खरीदने पे या इंश्योरेंस कराने पे। ओके, आगे आए। वो भी चले जाएंगे, हाँ, चाहे चेक में ही मिले, वो भी चाहे चेक में ही मिले चले जाएंगे, हाँ फिर भी चले जाएंगे, क्योंकि वो गिफ्ट है। ये लॉ की प्रोविजन चेंज हुई है ना, इसकी वजह से अब कॉन्सिक्वेंसेस इसी तरह होंगे है। लेकिन नीचे वाला फिर बाकियों के लिए हो जाएगा, जो वालिदैन और उनके लिए। समझ आ गई? जो वालिदैन वगैरह अगर वो दे दे तो फिर खैर है। हाँ जी, बिल्कुल समझ आ गई बात। हाँ, क्या कह रहे हो? समझ आई ना आपने जो सवाल पूछा उसका तो आंसर मिल गया ना। ओके, लेकिन अगर वालिद से मिले, वालिदा से मिले, तो फिर जो है वो नीचे वाली प्रोविजन लगेगी, और किसी से मिले तो पॉइंट अलग लगेगा। भाई ने एक सवाल पूछा है, जो सवाल आपके सिलेबस के स्कोप से बाहर का है, उसको मैं उन्हीं को जवाब दे दिया करूंगा, सबके सामने डिस्कस नहीं किया करूंगा। ओके, पेज नंबर 2, सेक्शन 62A। सवाल आप जरूर पूछा करें, लेकिन जो सवाल ऐसा होगा जो सबसे डिस्कस करना होगा मैं करूंगा। 62A टैक्स क्रेडिट किस बात पे है भाई? टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, पिछले सफे पे भी इंश्योरेंस थी, वो कोई और थी। अभी डिटेल्स हम पढ़ेंगे, अभी जरा नंबर या अगले सेक्शन का नंबर क्या? 63, कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन। आपने पेंशन, कोई पेंशन फंड है, कुछ होता है, इसको डिटेल से देखेंगे। अप्रूव्ड पेंशन फंड में आपने पैसे जमा कराए, इस पे आपको टैक्स माफ होगा। 64C, टैक्स क्रेडिट टू पर्सन्स एम्प्लॉइंग। हाँ, जो लोग नए फ्रेश ग्रेजुएट्स को नौकरी देंगे उनको भी गवर्नमेंट कुछ टैक्स माफ करेगी। इनकी डिटेल्स पढ़ेंगे, अगले सफे पे आए। 60C, अगले सफे पे, सेक्शन का नाम क्या से? नंबर 60C, डिडक्टेबल अलाउंस। ओ, ये टैक्स क्रेडिट नहीं है, ये ज़कात की तरह माइनस होगा। क्या लफ्ज़ लिखा हुआ है? बोले लफ्ज़ क्या लिखा है? डिडक्टेबल अलाउंस। हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 डिडक्टेबल अलाउंस हो रहे हैं, जो दोनों इसी सफे पे दिए हुए हैं। डिडक्टेबल अलाउंस, एक ज़कात था, 2 ये हो रहे हैं, एक और है, वो फिर देखेंगे। अच्छा, डिडक्टेबल अलाउंस फॉर प्रॉफिट ऑन डेट। प्रॉफिट ऑन डेट को अंडरलाइन करें और मतलब लिखें इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन। नहीं, नीचे तफसीलात पढ़ेंगे हम, नीचे इसकी तफसीलात में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन। प्रॉफिट ऑन डेट को अंडरलाइन करें, इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन।
अच्छा, इसमें मैं अब ऐसे नहीं करूंगा कि पहले आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा फिर न्यूमेरिकल करूंगा। आज हम सिर्फ इसका न्यूमेरिकल करेंगे। आज न्यूमेरिकल करेंगे टैक्स क्रेडिट्स का, थ्योरी फिर जो है वो मंडे से पढ़ना शुरू करेंगे। इसलिए नंबर और वो सारा मुझे रिवाइज करवा दे। सेक्शन 61 में किस पे टैक्स माफ होगा? चैरिटी देने पे। 62 में शेयर खरीदने पे, शेयर खरीदने पे। 63 में, 62A में, तो 62A नहीं करना आज न्यूमेरिकल में। 63 में पेंशन फंड में। अगले सफे पे आए, डिडक्टेबल अलाउंस किस में मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन। ठीक है जी, सवाल शुरू करें। आज सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आपको बार बार वापस आना पड़ेगा। पेज 8 पे आ जाएं। एग्जाम्पल 4, पेज 8 पे आ जाएं। एग्जाम्पल 4, देखो किधर गया डस्टर। नहीं, देखो इधर, इधर डस्टर देखो किधर गया। ढूंढो। ये लो, मार्कर निकालो। जल्दी। दोनों इधर पड़े हैं? yes, चलो ठीक है, 4-5 हो जाएंगे। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट। मिस्टर यासिर हैज डिस्क्लोज्ड द टोटल इनकम ऑफ 2 पॉइंट, टोटल इनकम, नॉट टैक्सेबल, टोटल इनकम। मिस्टर यासिर, टोटल निकाल ले रजिस्टर, कुछ नहीं हो जाता रजिस्टर को, जाया नहीं हो जाएंगे सिर्फ। सवाल सॉल्व करना शुरू करते हैं। बिजनेस सैलरी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। बिजनेस सैलरी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स जी, इन सब के टोटल का नाम क्या बनेगा? टोटल इनकम। वो दी नहीं हुई उसने, टोटल इनकम दी हुई है। $2.2 मिलियन। मैसेज करते हैं डस्टर के लिए। ओके, कम ऑन। Mr. Yasir has disclosed total income of 2.2 million and paid zakat of 2 lakh. पेज नंबर 8 जी, जक़ात बोलें कितनी दी जी? 2 लाख। ओके, इट कम्स टू 2 मिलियन। ओके, इसने 4 इवेंट्स इस साल किए हैं। आपने ना सेक्शन का नंबर आगे लिखना है, पेपर में याद नहीं रखना, लेकिन अभी रेफरेंस के लिए ना सेक्शन का नंबर आगे लिखना है। कुछ को तो सेक्शन का नंबर याद हो गए होंगे। ही मेड डोनेशन, सेक्शन का नंबर अभी 61 था। ही मेड डोनेशन जी, कितने की डोनेशन दी है? किसको, कैसे? ठीक है, अच्छी बात है। इसको इस पे क्या हुकूमत दे देगी? कुछ टैक्स माफ कर देगी। ओके, आगे क्या किया जी इसने? नई कंपनी के शेयर खरीदे हैं, कितने के जी? 90,000 के। चलो डेट ऑफ परचेज दी हुई है, छोड़ें इसको। अच्छा जी, सेक्शन 62 था ये, 62। ओके, ही कॉन्ट्रीब्यूटेड 70,000 इन अप्रूव्ड पेंशन फंड। ये आपको पता नहीं अभी कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन चले बहरहाल 63। He paid interest on house loan amounting to 120,000. 60C, ये नया लॉ में ऐड हुआ था, 60C। अब एक काम करें, पहले वाले 3 के साथ लिख लें टैक्स क्रेडिट मिलेगा, और इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन के साथ मिलने डिडक्टेबल अलाउंस। पहले वाले 3 को एक डब्बा बना के टैक्स क्रेडिट मिलेगा,
और चौथा क्या है? डिडक्टेबल अलाउंस। डिडक्टेबल अलाउंस इसके साथ लिख लें ज़कात की तरह माइनस होगा। डिडक्टेबल अलाउंस की क्या खासियत है? ज़कात की तरह माइनस होगा। ओके, अब आप हजरात फॉर्मेट देख लें, पहले फॉर्मेट देख लें। लेस इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन, इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन ज़कात की तरह माइनस होगा। टोटल में से माइनस हो जाएगा। लेकिन ना अभी हम पढ़ेंगे ये तीन फिगर्स में से लोअर माइनस होगी। जब टैक्स माफ करने की बारी आती है तो गवर्नमेंट थोड़ी कंजूस हो जाती है। इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन तीन फिगर्स में से लोअर माफ होगी। फिर आ जाएगी हमारी टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम फिर हम जाएंगे पेज नंबर 4-5 पर, ताकि हम टैक्स देखें नॉर्मल टैक्स रिजीम का चैप्टर 4 में। और चैप्टर 4 में पेज नंबर 4-5 पे जाएंगे। अभी कैसे जा सकते हैं? अभी तो हम नहीं जा सकते। फिर टैक्स निकालेंगे, फिर टैक्स क्रेडिट माइनस करेंगे। लेस टैक्स क्रेडिट डिस्काउंट्स। टैक्स में से ही टैक्स क्रेडिट माइनस हो सकते हैं ना, इनकम में से तो नहीं क्रेडिट माइनस हो सकते। अंडर सेक्शन यूएस 61 पहले चैरिटी वाला माइनस करेंगे, वर्किंग 1 में से वर्किंग 1 करेंगे। फिर सेक्शन 62 वाला टैक्स क्रेडिट माफ करेंगे, वर्किंग 2। नंबर आपने नंबर नहीं लिखने होंगे पेपर में, नंबर इससे मैं रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं, आप चैरिटी का लफ्ज लिखेंगे इसकी जगह। और 63 अप्रूव्ड पेंशन फंड। ये तीन आपको टैक्स माफ होंगे। यहां पे आपका टैक्स आ जाएगा, ये वाला टैक्स माफ होगा, ये वाला टैक्स माफ होगा, ये वाला टैक्स माफ होगा। यहां पे न्यूमेरिकल खत्म हो जाएगा। टैक्स पेएबल टू गवर्नमेंट जितना आपने जमा करवाना है। टैक्स लाइबिलिटी ना इसे कहते हैं, वैसे इसे फिर पेएबल कहते हैं, इसे लाइबिलिटी नहीं कहते। टैक्स पेएबल टू गवर्नमेंट। ओके जी। इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन की ट्रीटमेंट बता दें, जस्ट लाइक ज़कात, लेकिन ज़कात पूरी माइनस करते हैं, इसमें से तीन में से लोअर फिगर माइनस करेंगे। टैक्सेबल इनकम आ जाएगी उसी तरह। आपके तो जहन में ये फॉर्मेट था ना, टोटल इनकम माइनस ज़कात इज इक्वल टू टैक्सेबल इनकम, लेकिन ये नई लाइन ऐड हुई है। फिर टैक्स निकलेगा, फिर टैक्स क्रेडिट आएंगे, जो टैक्स क्रेडिट होंगे उसको हम माफ करेंगे। ओके, इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन की फिगर मुझे बता दें सवाल के फेस पे कितनी आ रही है? 1,20,000। पहले तो मैं इसको लिख लूं, ये मैं माइनस नहीं डाल रहा, मैं डैश डाल रहा हूं। 1,20,000। खोलें सेक्शन, इसका कौन सा है? इसका सेक्शन है 60C। पेज नंबर, अभी नोट ना करो सब, पेज नंबर 3, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2, अलाउंस अलाउड शेल बी लोअर ऑफ। अलाउंस अलाउड शेल बी लोअर ऑफ। लोअर ऑफ व्हाट? प्रॉफिट पेड बाय द पर्सन इन द, कितना था जी? सवाल से उठा लें, सवाल से उठा लिया आपने, देख के आए हैं, अभी कहां जा रहे हैं? ये सवाल से उठा के नहीं आए? कितना? 1,20,000। प्रॉफिट का मतलब इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट पेड बाय द, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है इसलिए वो इंटरेस्ट का लफ्ज यूज नहीं करता। अच्छा, प्रॉफिट पेड बाय द पर्सन इन द ईयर, इंटरेस्ट पेड बाय द पर्सन कितना है? 1,00,000। 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम। ओ हो, ये डैश में डाल रहा हूं, 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम। कितना? 2 मिलियन। कितना आ जाएगा? 1 मिलियन। 50% आधा लेंगे ना उसका। और ये 2 मिलियन फिक्स अमाउंट है, ये फिक्स अमाउंट है, ये लॉ मेकर ने अपनी तरफ से दी है। ये 3 भी हो सकता था, 4 भी हो सकता था, इसका आधा लेना है। ये 2 मिलियन उसकी तरफ से एब्सोल्यूट अमाउंट है जो वैसे ही गिवन है, 2 मिलियन। अब मुझे बताएं 10 लाख कम है, 20 लाख कम है, या 1,20,000 कम है? अब इसको कितना बेनिफिट मिलेगा? लोअर। कितना?
जी आप बता दें टैक्सेबल इनकम। 188,000,000। चलें जी नोट करो। हाँ भाई ये सवाल जो है ना देख लें भाई सारे, ये सवाल आएगा आपके जहनों में भी, अभी ना आया घर जाके आया, घर जाके ना आया तो टेस्ट में आएगा, टेस्ट में ना आया पेपर में सवाल आ जाएगा जहन में। सवाल जहन में ये आ रहा है कि भाई कह रहे हैं 50% लेना है टैक्सेबल इनकम का, तो कह रहे हैं टैक्सेबल इनकम तो ये है, तो आपने कैसे इसका लगा दिया। तो अब ये देखें ना एक मजबूरी भी होती है, हर बंदे के साथ मजबूरियां लगी हुई हैं। देखें अगर मैं 50% इसका लूं तो ये तो अभी निकली नहीं, तो वो एक सर्कुलर रेफरेंस लग जाएगा, आप परेशान होंगे भाई पहले किसको निकालें। इसलिए आजकल लोग ये कर रहे हैं, लोग कहते हैं लॉ में ये एरर है, ये जो लिखा है ना 50% टैक्सेबल इनकम, ये लॉ में एरर है। इसलिए लोग ये कर रहे हैं कि कम से कम ज़कात माइनस कर देते हैं ताकि टोटल पे रेट ना लगे, तो इसको भी किसी हद तक टैक्सेबल कहा जा सकता है। तो ये थोड़ा सा मसला है, इसको छोड़े पर बहरहाल आप 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम आप इसी का ले लिया करें। लॉ में परफेक्शन नहीं होती, इसीलिए हर साल लॉ बदल जाता है और लॉ में गलतियां सही होती हैं। ओके तो 50% आपने टैक्सेबल इनकम का क्यों नहीं ले सकते थे, क्योंकि अभी निकली नहीं थी, तो ज़कात माइनस करके भी तो टैक्सेबल इनकम ही है तकरीबन, कह ही सकते हैं इसको। ओके चलिए जी जाएं, दरवाजा खोलें, जाएं चैप्टर 4 पेज 45 पे खोलें खोलें, चैप्टर 4 पेज 45। जी चैप्टर 4 पेज 45। इसकी सैलरी नहीं होगी, बताया मैंने सैलरी नहीं होगी, पेज 4 ही लगा दें, पेज 4 ही लगा दें जी। पेज 4 सीरियल नंबर पकड़े ना, 1.8 मिलियन कहाँ गिर रहा है, 4 में पकड़े, आगे बताएं। 70,000 प्लस 15% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 68। ओके अब इस बंदे का टैक्स बता दें। 172,000,000। शेख यासिर, शेख मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, शेख यासिर तुम कहां जा रहे हो यार, वो मैंने ना अपना टैक्स निकाला है, बहुत ही कमा लिया मैंने, वाह वाह इस साल कमा लिया है, मैं खुद भी परेशान हो रहा हूँ, तो मेरा टैक्स बनता है 1,72,000। शेख यासिर 1,72,000 FBI जमा कराने जा रहे हो? हाँ यार 1,72,000 टैक्स जमा कराने जा रहा हूँ। शेख यासिर यार तुमने वो चैप्टर पढ़े, चैप्टर 6? कहते हैं नहीं यार। ओ इधर हाँ यासिर छोड़ पड़े, तेरे 3 वर्किंग्स में कराता हूँ, तेरा टैक्स माफ कराऊंगा, 2-3 हज़ार मुझे दे दी। यार जबरदस्त है, तो टैक्स माफ करा, फिर देखता हूँ 2-3 हज़ार तुझे देने या 200-300। तो अब आप उसे 3 वर्किंग्स करके देंगे और आप यासिर साहब को बताएंगे कि आपका कितना टैक्स माफ होगा। ओके नाउ वी आर सपोज्ड टू कैलकुलेट टैक्स क्रेडिट्स। ओके खुली खुली करके खूबसूरत खूबसूरत करके 3 वर्किंग्स। वर्किंग 1 फॉर्मूला देख लें जी टैक्स क्रेडिट का। टैक्स क्रेडिट 61, ऐसा ना हो E = MC स्क्वायर की तरह मिस हो जाए। A/B × C बोलें। टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 62 शेयर्स खरीदने पे A/B × C। टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 63 A/B × C।
ओके, ए और बी तो आपको सॉल्यूशन के फेस से मिल जाएगा, और सी के लिए आपको जाना पड़ेगा किताब में नोट्स में। लेकिन पहले ए और बी देख लें। ए टैक्स हो जाएगा और बी टैक्सेबल इनकम। ए क्या हो जाएगा और बी टैक्सेबल इनकम। जी, टैक्सेबल इनकम चलें जी, इसके नीचे ना 3-3 4-4 लाइनें और आनी है, नोट कर लें। 2-2 3-3 लाइनें इसके नीचे और आनी है। शायद ट्यूसडे या वेडनेसडे को क्लास के अंदर भी इन्हीं 3 हेड्स का टेस्ट होगा। 10 मिनट मेरे सामने आप लिखेंगे, इसलिए ये दिन लगा लें, 1-1.5 दिन इसको अच्छी तरह याद कर लें। क्लास में अगर आपने ना लिखा मेरे सामने बैठ के तो बहुत बुरी होगी। नहीं, मैं कहूँगा फलां चीज़ आप लिखें, और अगर आपने उस वक्त वो चीज़ ना लिखी तो फिर लोग देखेंगे तरीका है ज़्यादा होगी। नहीं इंशाल्लाह जनरेटर पे खड़े कर दीजिएगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा ये सजा दी जाएगी। पंजाब यूनिवर्सिटी के ग्राउंड तक भाग के जाना होगा, ये सजा दे दी जाएगी। Okay. C is lower of. Wait. No hurry. C is lower of. C is lower of. पहले ऐसा करें, सवाल से ही पकड़ लेते हैं। मुझे बताएं चैरिटी कितनी दी है? चैरिटी पहले सवाल में ही रहे, पेज 8 पे ही। कितना? 50,000। इधर ही रहे, सवाल में ही रहे। शेयर्स कितने के खरीदे हैं? अब सवाल से डेटा उठाना पड़ेगा, सॉल्यूशन के फेस से नहीं। पता नहीं ये क्या है, पेंशन फंड। चलें बहरहाल 70,000। अब आ जाएं सी, देखते हैं क्या है। आए जी, बैठे बैठे आए। पेज 1, चैरिटेबल डोनेशन। फॉर्मूला बताएं जी क्या है? ये फॉर्मूला देखें, किसी कॉलम में नजर आ रहा है, दरमियान वाले कॉलम में फॉर्मूला। C इज लोअर ऑफ। अब ये जरा अटेंटिवली पढ़ना है। C इज लोअर ऑफ द अमाउंट ऑफ डोनेशन इन द ईयर। जी बताएं। 50,000 इंक्लूडिंग द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी गिवन। प्रॉपर्टी तो कोई नहीं डोनेट की हमारे सवाल में, चलें छोड़ें, प्रॉपर्टी नहीं है, कैश ही दी है। वेयर द पर्सन इज इंडिविजुअल। हाँ इंडिविजुअल है, मिस्टर यासिर। वेयर द पर्सन इज इंडिविजुअल और AOP 30% ऑफ। कंपनी तो है नहीं,
तो इंडिविजुअल है, तो टैक्सेबल इनकम कितने परसेंट लेने? 30%। भाई आप सही वाली का ले लें। हाँ आप सही वाली का ले लें। अब तैयार है ना टैक्सेबल इनकम, अब तो कोई मसला नहीं, अब सही वाली का ले लें। अब पहले तो इस पे गुजारा चलाया था ना, ये तैयार नहीं थी, अब तो ये फिगर तैयार है बिल्कुल। टैक्सेबल इनकम ये बिल्कुल तैयार हो गई है, ये खस्ता 1880000 56400। ओके जी, दो अमाउंट्स को कंपेयर करके सी लोअर आ गया। नाउ फॉर्मूले में आप सी पुट करें, 50,000 और 5,64,000 लोअर 50,000 जी। ए ओवर बी इंटू सी का जवाब बताएं। सी आ गया ना लोअर दोनों में से, ए ओवर बी इंटू सी का जवाब बताएं। 4574। जब सवाल रुपीस में हो तो फिर आगे पॉइंट बोलने की जरूरत नहीं। 4574। यासिर 4000 तेरा टैक्स माफ हो रहा है। यासिर कह रहे हैं चंदा भी तो दिया था मैंने, डोनेशन भी तो दी थी, दुनिया में फायदा मरने से पहले चंदा देने का। 4574, 4574 रुपए टैक्स तुम्हें माफ हो गया। यासिर फीस दो, यासिर कहते हैं पहले और टैक्स माफ कराओ मेरा। ओके सेक्शन 62 इसी सफे पे रहें। इधर भी कुछ सी इज लोअर ऑफ है, सी इज लोअर ऑफ। पॉइंट ए बस सवाल में आप जाने की जरूरत नहीं है। द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द और सुकूक्स ये कल पढ़ेंगे, और कंट्रीब्यूशन और प्रीमियम पेड बाय द पर्सन ये भी कल पढ़ेंगे। कॉस्ट ऑफ शेयर्स बता दें, कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द शेयर्स 90,000। 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम, 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम 1880000। अच्छा इधर तीसरी चीज भी है, ओ तेरी खैर 2 मिलियन इधर भी आया हुआ है। 2 मिलियन बड़ी तू सैर करते हैं, कहते बड़ा हो गया हूं। ओके 2 मिलियन जी। तीनों में से जरा लोअर बताएं। देखने में कौन सा लोअर लग रहा है और है भी कौन सा? 90,000। ओके 90,000 इतना ही। कहां लेके जा रहे हो मुझे? फॉर्मूले में 90,000। 8234। ओके यासिर ने कहा यार मजे हो गए यार, 8,000 टैक्स माफ करा छड़िया मेरा, लुट पाए। 8234। यासिर अभी तो गेम ऑन हुई है। ओके अच्छा जी अगले सफे पे आए। भाई आपने नोट्स यूज करने होते हैं, मैंने अब दोबारा यूज नहीं करने, मैं इसलिए ऐसे आता हूं। पेज 2 और आपको पता चले कि अगला सफा शुरू हो गया। सेक्शन 63 कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड। लिमिट सी इज लोअर ऑफ द प्रीमियम पेड। पता नहीं प्रीमियम का लफ्ज क्यों यूज करता है, कल पढ़ेंगे। द प्रीमियम पेड बाय द पर्सन इन द ईयर। सवाल में गिवन था प्रीमियम पेड कितना? 70,000। ये कुछ होता है पता नहीं प्रीमियम का लफ्ज। चलें पॉइंट बी क्या है? 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ द पर्सन फॉर द, हाउएवर के आगे नहीं पढ़ना। जिन्ना हॉस्पिटल भी थोड़ा दूर है, कुछ हो जाएगा। हाउएवर के आगे नहीं पढ़ना, ये कल पढ़ेंगे, फिर पढ़ें। ओके जी 20% ऑफ 1880000। कितना इजी है आपने देखा डिस्काउंट्स निकालना, सो सिंपल। फॉर्मूला इज ए ओवर बी इनटू सी। ये सी इज लोअर ऑफ याद करने पड़ेंगे, ये नहीं पेपर में दिए होंगे। ओके 376,000। ओके व्हाट इज लोअर? 70,000।
70,000. ओके 6404, 6,000 और टैक्स माफ करा दिया। 6404। ओके जी, यासिर ने कहा और कुछ? बस यासिर लुटनी है जी। 15,788 टैक्स पेबल टू नया पाकिस्तान। अच्छा भाई, एक बात ये सुन लीजिएगा, अभी किताब जब प्रिंट होके आएगी, आमतौर पे किताब में गलती नहीं होती, 50 में से किसी एक सवाल में गलती हो जाती है, उसकी वजह सुन लें। ये टैक्सेबल इनकम है, ये रेट गवर्नमेंट हर साल बदलती है। जब ये रेट गवर्नमेंट हर साल बदलती है तो फिर ये फिगर चेंज हो जाती है। जब ये फिगर चेंज होती है तो फिर पूरी किताब का सारा सोल्यूशन बदलना पड़ता है। ये फिगर चेंज हुई, ये फिगर चेंज हुई, उससे ये फिगर चेंज हुई, फिर ये वाली फिगर चेंज हुई, फिर ये वाली फिगर चेंज हुई। तो इसलिए कभी कोई प्लस माइनस कोई थोड़ी बहुत एक चीज़ नज़र आ जाए तो फिर अपने सोल्यूशन को आप सही समझ लीजिएगा जहां आपको कैलकुलेशन एरर नज़र आ रही हो। इसी तरह टेस्ट के सोल्यूशन में भी हो सकता है, कभी कोई एक फिगर अगर गलत पकड़ ली तो आगे वाली फिगर्स गलत हो गई। ओके, लेकिन ऐसा कोई 50 में से एक सवाल में होगा। ओके, एक छोटी सी बात, इधर जरा अटेंटिव रहिएगा। इधर इधर ये देखें, अब ना अगर पेएबल टू गवर्नमेंट में खत्म कर दूं, यहां पे जाके ऐड होगा टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, क्योंकि उस पर टैक्स माफ नहीं होता। यहां पे ऐड होगा टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम, टैक्स ऑन सिक्योरिटीज, टैक्स ऑन डिस्पोजल ऑफ ओपन प्लॉट एंड कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, एड टैक्स ऑन डिविडेंड। ये चार ही है ना, तो यहां पे चारों ऐड होंगे। ये एग्जैक्ट ये जगह है यहां पे 6404 के नीचे, बल्कि ये आ जाएगा 152788। तो इसके साथ फिर पेएबल टू गवर्नमेंट नहीं लिखेंगे हम, तो 152788 आ जाएगा। हम आगे पेएबल टू गवर्नमेंट यहां खत्म करके ये टैक्स आ जाएगा। इसको पता क्या कहते हैं? इसको कहते हैं टैक्स एनटीआर ग्रॉस, और इसे कहते हैं टैक्स एनटीआर नेट। नेट का क्या मतलब है? टैक्स क्रेडिट माफ हो गए हैं। अब जब टैक्स क्रेडिट माफ हो जाए, इधर क्या क्या आएगा? बोले फॉर्मेट में, इनकम ऑन प्रॉपर्टी, गेन ऑन सिक्योरिटीज, क्योंकि उन सबके रेट अलग है ना, उनके रेट अलग हैं। और टैक्स क्रेडिट सिर्फ नॉर्मल वाली इनकम्स को मिलता है। तो जी बिल्कुल एंड पे आएगा फॉर्मेट, खुलेगा आपके सामने न्यूमेरिकल्स का, ऐसे ही थोड़ा हिंट दे दिया। तो आप लिखें प्लीज यहां पे, इस जगह पे सेपरेट ब्लॉक और फाइनल टैक्स की टैक्स लायबिलिटीज ऐड होती हैं। इस जगह पे सबसे एंड पे, इस जगह पे सेपरेट ब्लॉक और फाइनल टैक्स की टैक्स लायबिलिटीज ऐड होती हैं।
सॉरी। चलें जी, पढ़ना शुरू करते हैं। सेक्शन 61 खोलें। थ्योरी इस चैप्टर की पढ़ना शुरू करें। चैरिटेबल डोनेशंस, ये बॉक्सेस बने हुए हैं, लेकिन ये तो सारे सिलेबस में हैं क्योंकि आसानी के लिए बॉक्स बनाए हुए हैं। ये सारा याद करना है आपने। चैरिटेबल डोनेशंस, अ पर्सन शेल बी एंटाइटल्ड, आपको इजाजत है, टू अ टैक्स क्रेडिट, आपको टैक्स माफ हो जाएगा, फॉर अ टैक्स ईयर, फॉर अमाउंट पेड, पैसे देने पे भी टैक्स माफ हो सकता है। अब शराइत पढ़नी है हमने, असल में शराइत रह गई हैं। आपको समझ तो आ गया टैक्स माइनस कैसे होना है, लेकिन अगर शराइत पूरी हो रही होंगी तो शराइत पढ़ना शुरू करते हैं। पैसे देने पे भी टैक्स माफ हो सकता है और प्रॉपर्टी डोनेट करने पे भी टैक्स माफ हो सकता है। पॉइंट ए, किस किस को दे सकते हैं? बोर्ड ऑफ एजुकेशन या यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान एस्टेब्लिश्ड बाय और अंडर अ फेडरल और प्रोविंशियल लॉ। तो भाई ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनी हुई हैं इनको डोनेशन देंगे तो टैक्स माफ नहीं होगा। गवर्नमेंट का बनाना जरूरी है, या गवर्नमेंट से बन के फिर बाद में ये गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर हों। फेडरल, बाय और अंडर अ प्रोविंशियल लॉ, यूईटी है जैसे, या और बहरहाल नामों में नहीं डालेगा वो आपको, इसलिए यूनिवर्सिटीज के नाम याद करने की जरूरत नहीं, बस हुकूमत की यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। पॉइंट बी, एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट, इसमें राइज नहीं आएगा। एनी हॉस्पिटल, इसमें डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं आएगा। एनी रिलीफ फंड एस्टेब्लिश इन पाकिस्तान बाय फेडरल गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल को भी डोनेशन दे सकते हैं, गवर्नमेंट के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भी डोनेशन दे सकते हैं, और गवर्नमेंट के रिलीफ फंड को भी डोनेशन दे सकते हैं। रिलीफ फंड अक्सर आपको पता होगा अर्थक्वेक रिलीफ फंड बन जाता है, कभी जो है वो फ्लड रिलीफ फंड बन जाता है, लेकिन ये जो आम लोग चला रहे होते हैं उनको नहीं। गवर्नमेंट के बने हुए रिलीफ फंड और गवर्नमेंट के बने हुए हॉस्पिटल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सी, एनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के आगे लिखें चैप्टर 5 में डेफिनेशन है इसकी। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी? ये कुछ प्राइवेटली भी लोग चला रहे होते हैं, लेकिन इसके कुछ शराइत हैं, वो शराइत जाके पढ़ेंगे। अगर वो डेफिनेशन इसकी पूरी हो रही, जिस तरह पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन है ना, इसी तरह नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की भी डेफिनेशन है। तो यहां से बहरहाल भाई आपको एक चीज पता चल गई, आप लिख सकते हैं प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, डोनेशन नॉट अलाउड। उनको अगर डोनेशन देंगे टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड। लिख लें, प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, डोनेशन इज वो टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड, इनको टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं होगा। फॉर्मूला क्या है जी टैक्स क्रेडिट का? A over B into C and C is lower of, ये पढ़ लिया। अगर प्रॉपर्टी डोनेट की तो क्या अमाउंट माइनस करने की इजाजत है? द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी शैल बी डिटरमिन्ड एट द टाइम इट इज। अगर पेपर में दो फेयर मार्केट वैल्यूज दी हो, साल के एंड की और डोनेट करने के दिन की, कौन सी वाली लेंगे? कैश भी दिया जा सकता है, लेकिन एक शर्त है, कैश पेड, यानी आप पैसे देना चाह रहे हैं, कैश से मुराद पैसे हैं, कैश से मुराद हार्ड कैश नहीं, पैसे। अगर आप पैसे देना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी नहीं देना चाह रहे, तो फिर आपको टैक्स कब माफ होगा? जब आप किससे दें। और अगर बैंकिंग और अगर एनटीएन है, ना 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 भाई, वो वाले रूल यहां क्यों लगा रहे हैं? यहां एनटीएन है या नहीं है का चक्कर नहीं है, बस सबने डोनेशन किससे देनी है? क्रॉस चेक से। वो तो रूल लोन, गिफ्ट, एडवांस और डिपॉजिट के लिए था, ये रूल अलग है। ये वो दोनों चैप्टर्स को मिक्स ना करें, मिक्स हो जाएंगे खुद। तो भाई कैश से मुराद है पैसे, पैसे भी दिए जा सकते हैं। हाँ, अगर पैसे देने का प्रोग्राम हो तो बताएं किस फॉर्म में दें? क्रॉस चेक की फॉर्म में। ठीक है, ओवर। प्रॉपर्टी कैपिटल के अदर सोर्स को याद करें अच्छी तरह।